Start. Hello everyone, so this is Aryan Patel. I am back with another level up question, which is the combined question from the chapter of SHM and the rotation. So as usual, pause this video here and try to read the question and try to find the answer of this question. And if you are facing any problem in this question, then do watch the solution. And after watching the solution, even your doubts are not clear, then let me know in the comment section. Okay, so question is saying that initially the system is in the equilibrium as shown in the figure. If the equilibrium is disturbed and the system starts to oscillate, then find the natural frequency of the oscillation. हमें एक सिस्टम दे रखी है जो कि इनिशियली हमें इक्विलिब्रियम में दे रखी है, एंड सपोज इस इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम हड़ी कर दे या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी. तो उस ऑसिलेशन की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो सिस्टम में बेसिकली दे क्या रखा है, हमारे पास एक वेज है, ठीक है, वेज है जिसके ऊपर एक स्मॉल m मास की रॉड रखी हुई है, एंड उस रॉड के एक एंड पे हमारे पास कैपिटल M मास का बॉल है, एंड दूसरे एंड पे उस रॉड को स्टिक किया है के स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग के साथ. अब देखो, अगर मैं सिंपली जस्ट इस रॉड पे अगर मैं इस वेज को रख दूँ, तो इस वेज के इस पॉइंट, लेट्स से कि ये पॉइंट O है, ठीक है, ये पॉइंट O है, इसके अबाउट रोटेट करना चाहिए, राइट, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल मास M है एंड इस रॉड का भी ज़्यादातर मास इसमें है. तो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल मास M है, जो कैपिटल M मास का बॉल है, एंड ये जो रॉड का मास है, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को या फिर इस रॉड को आप बोल सकते हो इस पॉइंट के अबाउट, इस वेज के जो O पॉइंट है उसके अबाउट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. उसकी वजह से क्या होगा कि लेट सपोज कि इस स्प्रिंग में, बिकॉज देखो अब अगर ये रॉड अगर ऐसे रोटेट करती या फिर ऐसे रोटेट करती, तो ये वाला एंड ऊपर जाता थोड़ा सा, तो ये स्प्रिंग भी थोड़ी खींचती, राइट. तो स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव आया. लेट सपोज कि जो इनिशियली अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो x0 है. इस स्प्रिंग में अभी थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ होगा, बिकॉज अगर इलोंगेशन नहीं आता तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता, एंड अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता तो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट ये सिस्टम क्या होता, रोटेट कर जाता. बट रोटेट तो कर नहीं रहा, बिकॉज हमें क्या बोला कि इनिशियली सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में. मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों, ये रॉड और ये कैपिटल M मास का जो बॉल है वो इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, तो कोई तो टॉर्क होना चाहिए जो इस पॉइंट O पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क दे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए इलोंगेशन भी होना चाहिए. तो लेट सपोज कि वो इलोंगेशन पहले x0 हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू जितना भी कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन होता है, यहाँ पे इलोंगेशन x0 है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा K x0, राइट. तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं. मतलब हम सारे नेट टॉर्क जो जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उनको बराबर कर देते हैं. मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहे हैं उसको बराबर कर देते हैं क्लॉकवाइज के टॉर्क को, ठीक है, ताकि हमें कंडीशन मिल सके. फिर हम क्या करेंगे कि सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे एंड फिर देखेंगे कि यार इस पर नेट टॉर्क कितना लग रहा है, राइट. तो वो हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं देखूँ तो कितने टॉर्क लग रहा है, तो इस पॉइंट O के अबाउट 3 टॉर्क लगेंगे. सबसे पहला एक तो स्प्रिंग फोर्स जो टॉर्क लगा रहा है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई कर रहा है. इस रॉड का मास स्मॉल m है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ से देखो, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा, राइट. ये L/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब कहीं ना कहीं इस रॉड के बीच में होगा, तो ये भी L/2 ही होगा, राइट. दिस विल बी ऑल्सो L/2, दिस विल बी ऑल्सो L/2, राइट. तो इस रॉड के सेंटर पे यहाँ पे इस पूरे रॉड का मास हम अज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्मॉल mg लग रहा होगा, बिकॉज इस रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगी, बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड है. कहीं बोला तो नहीं कि डेंसिटी के मतलब लेंथ के साथ वेराई कर रहा है. यूनिफॉर्म कुछ नहीं दे रखा तो हम यूनिफॉर्म रॉड मानेंगे. तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल L/2 डिस्टेंस पे होता है.
तो हम वहाँ पे एक स्मॉल एम मास का पॉइंट मास अज्यूम करके वहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं। तो स्मॉल एम जी, राइट। अब देखो ये L/2 है, ये पूरा देखो पूरा L/2 है और इतना L/4 है, तो इस पॉइंट से इस सेंटर तक डिस्टेंस भी L/4 हो जाएगा कि नहीं, राइट। ये L/4 हो गया। तो ये जो स्मॉल एम जी का टॉर्क इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं लिखने जाऊँ तो स्मॉल एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/4 ही है, तो L/4 आ गया। ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ एंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए जस्ट मान रहा हूँ, मान तो सकते ही है। ठीक है, स्मॉल एम जी L/4 इसका टॉर्क हो गया इस रॉड का। फिर ये कैपिटल एम मास का बॉल भी इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी कैपिटल एम जी, ये फोर्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ इस बॉल से इस पॉइंट O तक डिस्टेंस दे रखा है 3L/4, तो कैपिटल एम जी 3L/4। अब देखो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज के टॉर्क आ गए, अब बचा कौन सा, ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वाला जो टॉर्क है वो, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा सबसे पहले फोर्स की x0, बिकॉज की x0 क्या है, उसका स्प्रिंग फोर्स है, बिकॉज x0 इलॉन्गेशन हो रखा है। ठीक है, तो की x0 जो है क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी L/4, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी L/4। तो ये मेरे पास तीन टॉर्क आ गए एंड नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क उस पॉइंट के बाद कितना होगा, 0, राइट। तो मेरे पास यहाँ से कंडीशन क्या आ गई कि स्मॉल एम जी L/4 प्लस कैपिटल एम जी 3L/4 इज इक्वल टू की x0 L/4। ठीक है, तो मेरे पास ये एक कंडीशन आ गई। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन को लेट्स से इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसके साथ थोड़ी छेड़खानी करूँगा, थोड़ा इस सिस्टम को डिस्टर्ब करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं फिर से सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगुलर वेज है जिसके अबाउट, ट्राइंगुलर वेज है मेरे पास जिसके अबाउट मेरे मतलब जिसके अबाउट ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा, राइट। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस रॉड थी उसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, राइट। तो इस रॉड को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ओके। तो इस रॉड को हमने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल पहले हॉरिजॉन्टल था, राइट, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, हमने इसको रोटेट कर दिया, इस एंड के अबाउट क्या था, एक कैपिटल एम मास का एक बॉल लगा हुआ है, राइट, एंड इसका मास स्मॉल एम है। ये वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था, 3L/4 था, राइट। बॉल से इस वेज का डिस्टेंस कितना था, 3L/4 था, तो अभी वो 3L/4 ही है। एंड यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे एक इसके एंड पे स्ट्रिंग बंधी हुई थी। अब देखो इस स्प्रिंग में थोड़ा सा इलॉन्गेशन और आ गया होगा, बिकॉज इनिशियली अगर मैं देखूँ तो इनिशियली जो स्प्रिंग थी वो यहाँ पे थी, राइट, इनिशियली स्प्रिंग यहाँ पे थी, बट अब ये एंड से अगर जॉइंड है तो ऑफकोर्स ही बात है थोड़ा इलॉन्गेशन और बढ़ गया होगा। लेट सपोज कि ये एक्स इलॉन्गेशन और बढ़ गया, तो जो टोटल इलॉन्गेशन आ गया, अब टोटल इलॉन्गेशन कितना आ गया होगा, टोटल इलॉन्गेशन कितना हो गया, पहले x0 था एंड अब और x लेंथ जितनी ये जो स्प्रिंग है वो खिंच गई, तो टोटल इलॉन्गेशन की जो हो गया वो आ गया x0 प्लस x। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जब इस क्या बोल सकते हैं कि इस सिस्टम को अगर हमने क्या किया कि डेविएट किया या फिर डिस्टर्ब किया, तो हमने लेट्स से कि थीटा डिग्री, ये जो थीटा डिग्री हमने यहाँ पे मान लो इस बॉल को पकड़ के थीटा डिग्री हमने यहाँ पे नीचे ले गए, मान लेते हैं कि ऐसा थीटा डिग्री क्या हो गया इस बॉल को पकड़ के हम नीचे ले गए, ताकि फिर क्या हो गया कि इस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस साइड, तो इस साइड जो स्प्रिंग फोर्स अब लगेगा वो kx प्लस x0 मतलब k इंटू एक्स प्लस x0 लगेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे बराबर होगी, ताकि फिर क्या करेगा कि यहाँ पे जो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो बढ़ जाएगा, फिर पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमने की ट्राई करेगा, राइट। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि ये सिस्टम जो है ना वो ऑसिलेट करने लगेगा।
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम नेट टॉर्क लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब इस जो रॉड है वहाँ उसके बीच में मतलब L/2 डिस्टेंस पे अभी भी यहाँ पे क्या लग रहा होगा, स्मॉल mg, यहाँ पे इस बॉल की वजह से कैपिटल mg, एंड इस डायरेक्शन में मैंने आपको ये स्प्रिंग फोर्स बता दिया, दैट इज k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, दैट इज द टोटल इलॉन्गेशन। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे अगर मैं नेट टॉर्क लिखने की बात करूँ तो टाउ नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सबसे पहले कैपिटल mg एंड इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो 3L/4 है यहाँ से लेके इस पॉइंट O के अबाउट। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल mg जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस देखूँ तो वो कितना आ जाएगा, देखो बिकॉज हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा ना, बिकॉज देखो ये 3L/4 है तो 3L/4 का कॉस कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा कैपिटल mg के, तो कैपिटल mg इंटू 3L/4 कॉस थीटा आ जाएगा। बिकॉज हमें टॉर्क जब लिखते हैं तो जो फोर्स एंड जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, 3L/4 का कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। तो 3L/4 कॉस थीटा, ये इसका ये कैपिटल mg का फोर्स हो गया, प्लस अब देखो स्मॉल mg का भी उसी डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्मॉल mg इनटू ये वाला डिस्टेंस कितना था, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस कितना था, L/4 था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस L/4 था, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर फिर से नहीं है, तो जो स्मॉल mg प्लस देखो L/4 का भी कॉस कंपोनेंट जो है वो स्मॉल mg के परपेंडिकुलर आएगा, तो स्मॉल mg इंटू L/4 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अब देखो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क लिख दिए एंड ये जो क्लॉकवाइज है उसका भी लिख देता है, तो उसका क्या आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, तो माइनस k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका भी परपेंडिकुलर देखो ये L/4 है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला L/4 का कॉस कंपोनेंट, तो L/4 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो ये हमारे पास नेट टॉर्क आ गया। अगर थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कॉस थीटा को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कैपिटल mg L/4 प्लस स्मॉल mg L/4 माइनस k x L/4 माइनस k x नॉट L/4, ये मेरे पास नेट टॉर्क आ जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो 3 कैपिटल mg इंटू L/4 प्लस स्मॉल mg इंटू L/4 वो किसके बराबर था, कि x नॉट L/4 के, कि x नॉट L/4 के, तो 3 कैपिटल mg L/4 और 3 कैपिटल mg L/4 प्लस स्मॉल mg L/4 ये k x नॉट L/4 के बराबर है, तो इस पूरे कंपोनेंट को इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, बिकॉज ये दोनों और ये आपस में बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया, जो हमारे पास नेट टॉर्क आ गया वो आ गया कॉस थीटा इनटू माइनस ऑफ के एक्स L/4, ठीक है। अब देखो अगर मैं x को अगर थोड़ा सा मतलब और लिखने की कोशिश करूँ, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास अगर ये थीटा है और ये वाला जो हाइपोटेनस अगर मैं दिख रहा हूँ, बिकॉज देखो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मेरे पास बन रहा हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला थीटा है और ये हाइपोटेनस जो है वो उसकी वैल्यू L/4 दे रखी है एंड ये x है। तो अगर यहाँ पे से साइन थीटा लिखूँ तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे x दिख रहा एंड जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू L/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/4 इंटू साइन थीटा, ठीक है, L/4 इंटू साइन थीटा। तो मेरे पास जो नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी माइनस k इंटू L/4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई L/4 इंटू साइन थीटा और पहले से यहाँ पे कॉस थीटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इक्विलिब्रियम SHM परफॉर्म कर रहा है तो SHM की जो कंडीशन होती है, जो थीटा होता है बहुत ही स्मॉल होता है। अगर कहीं भी आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व हो और SHM में, तो आप उस थीटा को हमेशा थीटा स्मॉल कंसिडर करना आपको पड़ेगा, बिकॉज SHM तभी होता है जब थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख दो एंड कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, आपको इतना बेसिक मैथ्स पता होगा। तो जो नेट टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
माइनस के एल स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, साइन थीटा को हमने थीटा लग दिया, कॉस थीटा की 1 हो गई, ठीक है। तो नेट टॉर्क कितना आ गया, अब नेट टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 16 इंटू थीटा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 16 आई इंटू थीटा, राइट। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मेरे को कुछ, आपको अगर एसएचएम की कंडीशन पता हो तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम फॉर रोटेशन। अगर ट्रांसलेटरी होता तो हम क्या बोल सकते थे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, राइट। लेकिन अगर एसएचएम है तो ये कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर मैं अगर मैं देखूँ तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के एल स्क्वायर अपॉन 16 आई। अब देखो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ लिख सकता है और हमें फाइंड आउट करना था एफ, राइट। तो एफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब इजीली, बट सिर्फ हमारे पास आई की वैल्यू नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का इस पॉइंट के अबाउट मेरे को चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक सिस्टम बना देता हूँ। देखो ऐसे कुछ सिस्टम थी, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं। ये एम है, यहाँ पे कुछ ट्राइंगुलर वेज है एंड यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है। अब इस ओ पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट बेसिकली यहाँ पे एसएचएम हो रहा है, उसके अबाउट मेरे को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब रॉड अगर स्मॉल एम मास की है तो आपको पता होगा कि किसी भी रॉड के सेंटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है, ठीक है, मास इंटू एल स्क्वायर बाई 12 होता है। बट हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस स्मॉल एम डी। क्या होता है, डी होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, एंड ये उस एक्सिस मतलब वो पॉइंट है जिसके अबाउट एसएचएम हो रहा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, l/4 था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो l/4 था, तो d l/4 है, तो l/4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, l स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, l स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट। बट एक और अभी चीज़ बची हुई है, दैट इज़ ये कैपिटल एम मास का बॉल भी है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर। बिकॉज देखो इस स्फीयर को बेसिकली एज एन पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसका रेडियस कुछ दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एज एन पॉइंट मास कंसिडर करेंगे, तो कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो आर कितना है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस वो कितना था, 3l/4 था, राइट, यहाँ से 3l/4 था, तो उसका स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर, तो 3l/4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9l स्क्वायर अपॉन 16। तो मेरे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है होल सिस्टम का वो इतना आ रहा है, ठीक है। बिकॉज देखो ये स्प्रिंग तो मासलेस है तो उसका तो कुछ कंसिडरेशन होगा नहीं। तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ओके। सॉरी, ओके। तो देखो अब मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई थी कि के एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, राइट, के एल स्क्वायर अपॉन 16 इंटू आई। आई की वैल्यू हमने क्या निकाली, दैट इज स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9 कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 16, राइट। ये हमने निकाल दी आई की वैल्यू, ओके। तो हमारे पास ये बेसिकली आ गया। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, के एल स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं 16 को कॉमन निकाल दूँ, देखो यहाँ से अगर मैं सब में से 16 कॉमन निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो
16, यहाँ से 16 कॉमन निकाल दिया तो स्मॉल एम एल स्क्वायर, यहाँ पे 16 था नहीं तो 12 इंटू 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, तो ये 16 तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन मतलब स्मॉल एम एल स्क्वायर ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 कैपिटल एम एल स्क्वायर, ओके। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाओ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के कैपिटल एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 एंड ये 16, ये 4 से, ये 3 से, मतलब 4/3 स्मॉल एम प्लस 9 कैपिटल एम आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3 को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो के 3 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा तो 3 के, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्मॉल एम प्लस 3 स्मॉल एम प्लस 3 इंटू 9 27 का कैपिटल एम, ओके, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3k अपॉन 7 स्मॉल एम प्लस 27 का कैपिटल एम, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3k अपॉन 7 स्मॉल एम प्लस 27 कैपिटल एम, एंड ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, तो 2πf इज इक्वल टू √3k अपॉन 7 स्मॉल एम प्लस 27 कैपिटल एम, एंड फिर f को हम लिख देंगे 1/2π इंटू 3k √7 स्मॉल एम प्लस 27 कैपिटल एम। तो फाइनली इतनी बेजामारी के साथ बेसिकली हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी इस सिस्टम की जो ऑसिलेट करेगा उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज f इज इक्वल टू 1/2π इंटू √3k अपॉन 7 स्मॉल एम प्लस 27 कैपिटल एम। सो क्वेश्चन हार्ड था, नीट में टेंशन ना लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट जस्ट अ लेवल अप क्वेश्चन विच इज द मिक्सचर ऑफ SHM प्लस रोटेशन, बिकॉज SHM की कंडीशन रोटेशन के लिए पता होनी चाहिए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये SHM में पढ़ाते हैं। एंड इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला वो हम रोटेशन में पढ़ते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मिक्सचर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इससे बेसिकली कंसेप्ट का मिक्सचर जिस क्वेश्चन में होता हो वैसे क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपके कंसेप्ट मतलब ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो। एंड जितना ज़्यादा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट करते हैं ना, मतलब आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ जब लिंक करते हो ना, तब कंसेप्ट बहुत अच्छे आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिमेनिंग इन योर माइंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।